नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी फिजिक्स की 5वीं ऑनलाइन क्लास लेकर आ रहे हैं और पहले पार्ट का 5वां भाग लेके आ रहे हैं। कल तक के हमने भाग में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषाएं पढ़ी थी। अब उन्हीं से रिलेटेड हमें डेरिवेशन करने हैं। तो आज का सबसे पहला डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमने कल विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था उसमें हमने दो बातें पढ़ी थी, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। तो हम सबसे पहले आज का डेरिवेशन कर रहे हैं द्विध्रुव के ऊपर, वो कर रहे हैं उसकी अक्ष के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिए, चित्र पहले समझा रहा हूं मैं। ये है माइनस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश। दो आवेश, दोनों का परिमाण समान लेकिन प्रकृति विपरीत, एक दूसरे से कुछ दूरी 2a पर स्थित है। तो ये जो व्यवस्था होती है ये विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु है तो यहां से दूरी इसकी a हो जाएगी और यहां से इसकी दूरी a हो जाएगी। इसी अब ये जो जिस व्यवस्था में जिस लाइन पे स्थित है, अगर उसी को हम काल्पनिक रूप से आगे बढ़ा दें तो यही जो रेखा होगी यही उसकी अक्ष कहलाएगी। विद्युत द्विध्रुव की एक अक्ष कहलाएगी। हमें इसी अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करते हैं और वो बिंदु है P। हमें इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु O से R दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। अगर ये मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है तो प्लस क्यू आवेश से कहां पे होगा ये, तो प्लस क्यू आवेश से यहां से इसकी दूरी हो जाएगी r माइनस ए। ये r और इसमें से a चला जाएगा, r माइनस ए, ये यहां से हो जाएगी। और अगर माइनस क्यू से निकाली जाए तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से दूरी हो जाएगी r प्लस ए। ये दूरियां हमने क्यों निकाली, ये दूरियां हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी ज्ञात होगी जब इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता कितनी होगी और इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता कितनी होगी और दोनों के कारण यहाँ कितनी होगी, वो परिणामी निकलेगी, तब जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। इसलिए हमने इन दोनों आवेशों से इन दूरियों को निकाला। जब प्लस क्यू आवेश से यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ तीव्रता की जो दिशा होगी वो आवेश से, प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से तीव्रता की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। तो जो तीव्रता की दिशा होगी वह बाहर की ओर होगी। इसको हम E1 मान सकते हैं। लेकिन अगर माइनस क्यू के कारण अगर तीव्रता निकाली जाएगी वहां पर तो माइनस आवेश है, तीव्रता की दिशा किधर होगी, इसके अंदर की ओर होगी, तो वो हो जाएगी E2। तो यहाँ से हमें देखने से मिल रहा है कि तीव्रता जो है दोनों आवेशों के कारण वो एक दूसरे के विपरीत है। फिर इन्हीं के द्वारा हम परिणामी तीव्रता की कल्पना करेंगे। तो सबसे पहले अपन माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता क्या हो जाएगी P पर, E1 नाम दिया है आपने। तो E1 बराबर तीव्रता का सूत्र क्या होता है, KQ बटे R स्क्वायर। तो आवेश है Q, तो KQ बटे R स्क्वायर, यहाँ से दूरी इसकी माइनस में है तो R माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 बराबर हो जाएगा KQ R माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है यहाँ पर तो लिखेंगे E1 सदिश बराबर KQ बटा R माइनस ए का स्क्वायर R कैप। समीकरण नंबर 1 ये इसका सदिश रूप हो सकता है।
तो ये इसके कारण यहाँ तीव्रता आ गई। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसके कारण E2 सदिश रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा KQ बटा, ये भी आवेश Q है, परिमाण समान है तो KQ बटा, यहाँ से दूरी R प्लस A है तो R प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी दिशा जो है वो पहले से विपरीत है, इसीलिए सदिश रूप में लिखेंगे तो एकांक सदिश की दिशा जो आएगी वो पहले से विपरीत आएगी, इसीलिए इसको माइनस में लिख दिया जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार दोनों आवेशों के कारण तीव्रता आ गई। अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो परिणामी तीव्रता बराबर होती है E सदिश बराबर E1 प्लस E2 सदिश। दोनों के मान रख देते हैं यहाँ पे, तो दोनों का मान रख दो तो E बराबर हो जाएगा KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर R कैप, और जब इसका मान रखेंगे तो माइनस है तो यहाँ आ जाएगा तो KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर R कैप। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, KQ और R कैप कॉमन आ रहा है, तो E सदिश बराबर हो जाएगा KQ कॉमन, तो अंदर क्या रह गया 1 माइनस अपॉन 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और R कैप भी कॉमन आ गया था वो हमने पीछे लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अंदर जो है लसअप ले लेते हैं, तो E सदिश बराबर हो जाएगा KQ, अंदर लसअप आ जाएगा इसका सर्वसभी का, एक माइनस में एक प्लस में होल स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे माइनस से कट जाएगा, प्लस वाला यहाँ आगे आ जाएगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लसअप ले लिया गया। अब हम क्या करेंगे, इन होल स्क्वायर को खोलेंगे। ध्यान दीजिए, ये मिटा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो E सदिश बराबर हो जाएगा KQ कोष्टक, वो R क्या पीछे लिखना है, हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2RA, और बटे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पीछे R कैप। यहाँ से देखिए कुछ चीजें कट रही है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट रहा है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट रहा है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। तो E सदिश बराबर हो जाएगा KQ, अंदर हो गया 4RA बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पीछे है R कैप। यहां तक आ गए। अब यहां से ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, इस R की तुलना A से करते हैं। हम चित्र को देखें, O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी है R, लेकिन A जो दूरी है वो इतनी सी, माने R जो है वो बड़ी है A से। तो अगर हम R का स्क्वायर करें तो वो क्या होगी, इस A स्क्वायर से और बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब R स्क्वायर की तुलना में तो A स्क्वायर बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। तो हम ये शर्त यहाँ पे लगाते हैं। हम ये कंडीशन लगाते हैं, लिखते हैं R जो है बड़ी है A से। अगर R A से बड़ी है तो R स्क्वायर जब करेंगे तो वो A स्क्वायर से काफी बड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम A स्क्वायर को R की तुलना में क्या मान सकते हैं, लगभग नगण्य मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। ये कंडीशन अगर यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा, E सदिश बराबर KQ 4RA बटे A स्क्वायर को 0 मान लिया है तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है, और पीछे R के खोलें इसको तो E सदिश बराबर KQ कोष्टक
4RA बटे R4 R कैप। यहां से एक R से एक R कटता है, तो E सदिश बराबर K क्यूब कोष्टक 4A बटे R क्यूब पीछे R कैप। इस तरह से कुछ आ गया। 4A के टुकड़े कर देते हैं, ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे, तो E सदिश बराबर K क्यूब 4A के टुकड़े कर देते हैं 2 इंटू 2A और बटे में है R क्यूब और पीछे एकांश सदिश चल रहा है R कैप। ये टुकड़े इसलिए किए क्योंकि यहाँ एक सूत्र बन रहा है 2A क्यूब द्विध्रुव आघूर्ण का, कल हमने पढ़ा था 2A क्यूब बराबर होता है P स्मॉल p, ये मान याद रखते हैं। तो E सदिश बराबर हो जाएगा 2A और Q को करा है तो 2K और P आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2KP बटा नीचे है R क्यूब और पास में है R। तो ये जो आ जाएगी यही हमारे अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ध्यान से देखना, ये अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु लिया गया P। इन दोनों आवेशों के कारण माने इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ये होगी 2kp बटा R क्यूब R के सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में नहीं बता मैं तो 2kp बटा R क्यूब होगी। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अक्ष के ऊपर द्विध्रुव के कारण। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है जो अपने निबंधात्मक प्रश्न में आ सकता है। ये यूनिट जो है पहली यूनिट है और ये पहली यूनिट का पहला पार्ट है और इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न बोर्ड में आया करता है, तो ये उसके लिए चांस बनता है इसका भी कि ये भी आ सकता है। तो ये था अक्ष के ऊपर। इसी प्रकार से अब हम निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, अगला है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर अगला डेरिवेशन वो अक्ष पे था, ये निरक्ष पे है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, माने हमें निरक्ष के ऊपर कोई बिंदु मानना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले चित्र समझेंगे, चित्र समझ में आया तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है आपका माइनस क्यू आवेश और कुछ दूरी पर स्थित है यहाँ पे प्लस क्यू आवेश। दो आवेश होते हैं, दोनों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति विपरीत है और ये एक दूसरे से कुछ दूरी 2a पर स्थित है। तो ये जो व्यवस्था होती है इसी को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और ये इसका मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से दूरी अपन a मान लेते हैं यहाँ तक की और ये दूरी भी a होती है, ये द्विध्रुव होता है। अब इसकी निरक्ष कहाँ होती है? अक्ष के लंबवत अगर अपन एक काल्पनिक रेखा खींचें तो ये उसकी निरक्ष होती है और इस बार हमें निरक्ष के ऊपर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, जैसे ये निरक्ष है तो मध्य बिंदु O जो है ना ये वाला, यहाँ से R दूरी पर, ये R दूरी है, यहाँ पर एक बिंदु P की कल्पना करते हैं। हमें इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम अब इन बिंदुओं को नाम दे देंगे, जैसे इस बिंदु को P नाम दिया, ये Q आवेश नाम पड़ा है ना, इसको नाम दे दिया A, ये प्लस Q पड़ा है, इसको नाम दे दिया B, ये मध्य वाला बिंदु O है ये और ये हो गया P। तो हमें क्या करना है, इस पर निरक्ष के ऊपर ये बिंदु स्थित है, इसके ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पे तीव्रता कैसे निकलेगी, कैसे कैसे इन दोनों आवेशों के कारण निकलेगी, इस आवेश के कारण भी निकलेगी, इस आवेश के कारण भी निकलेगी। अगर हम इस आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो वो तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे होगी, सीधी निकलेगी, तो उसकी दिशा जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, ये उसकी दिशा हो जाएगी ऐसे। और जब इसके कारण निकालेंगे तो यहाँ पर जो है वो तीव्रता की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, यूं जाएगी ऐसे। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए, ये है प्लस आवेश, तो तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, माने ये जो दिशा होगी वो ऐसे होगी।
इसको हम मान लीजिए पहली दिशा कहेंगे E1, जबकि ये है माइनस आवेश। तो इसके लिए तीव्रता की दिशा होगी तो वो कैसे होगी, ऐसे होगी E, क्योंकि माइनस के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है। तो P2 की दिशा जो है ऐसे होगी। तो अब हम यहाँ चित्र में ध्यान से देखें, ये जो तीव्रता की दिशाएं जो होती है वो हम मान सकते हैं कि ये अक्ष से थीटा कोण पर है। तो अब हम यहाँ से ध्यान से देख रहे हैं कि बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशाएं हैं दोनों आवेशों के कारण वो अलग अलग है, समान दिशा में नहीं है। पहले तो अक्ष पे था ना, तो एक ही लाइन थी, एक उधर आ गई, एक इधर आ गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो हमने जब परिणामी निकाली तो E1 में से E2 घट गया था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों की दिशा जो है वो किसी कोण पर है, थीटा कोण पर है, एक ही दिशा में नहीं है और न ही विपरीत दिशा में है। तो हम अगर यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर तीव्रताओं के घटकों का वियोजन करना होगा। और घटक कितने होते हैं, दो, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमें घटक का वियोजन करना होगा। तो हम ध्यान से देखते हैं, हम यहाँ पे घटकों का वियोजन करते हैं। तो ध्यान से देखना, पहले E1 का घटक वियोजित कर रहे हैं तो लंबवत घटक में तो ये हो जाएगा और क्षैतिज घटक में लाइन ये हो जाएगी। तो ये जो है E1 जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। यहाँ उसका क्षैतिज घटक आ जाएगा, क्या हो जाएगा वो E1 cos थीटा। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक इधर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। ये हो गए E1 तीव्रता की दिशा के दोनों घटक। उसी प्रकार से E2 के निकालेंगे तो ये कोण थीटा है ऐसे, तो ये भी कोण थीटा है, एकांतर कोण ये वापस थीटा होगा, ये थीटा है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये भी थीटा होगा। तो E2 जो है वो नीचे की तरफ है तो उसका क्षैतिज घटक तो ये लाइन ही हो जाएगी, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक में वो नीचे वाली लाइन आ जाएगी, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसका। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए E2 थीटा कोण इससे बना रहा था, क्षैतिज घटक ये हो जाएगा E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर में नीचे की ओर आ जाएगा तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि cos घटक जो है वो एक ही दिशा में है, लेकिन sin घटक एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमें यहाँ पर घटकों का वियोजन कर दिया तो पता चला कि cos घटक एक ही दिशा में। देख लो आप, अगर यहाँ पे E1 और E2 का मान बराबर हो जाए तो sin घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, जबकि cos घटक एक ही दिशा में है और E1 और E2 का मान बराबर हो गया तो ये दोनों घटक जुड़ के परिणामी तीव्रता का मान दे सकते हैं। तो हमें यहाँ पे परिणामी तीव्रता का मान जो निकलेगा हमारा वो इसी घटकों के कारण निकलेगा। और यहाँ से ध्यान से देखना, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो यहाँ पर तीव्रता की दिशा जो होगी इसके कारण वो लगभग बाहर की ओर होती है और परिणामी जो निकलेगी वो इससे विपरीत होगी। तो जब हम सदिश रूप में निरूपित करेंगे अंतिम में तो वो जो तीव्रता आएगी उसमें हम माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और परिणामी तीव्रता की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हम अब क्या करते हैं, सबसे पहले वैसे ही डेरिवेशन को शुरू करना है जैसा अक्ष वाला किया था। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर आवेश Q है, दूरी यहाँ से यहाँ तक की काउंट करनी पड़ेगी। ये दूरी A है, ये दूरी R है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी कितनी हो जाएगी, रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी। तो सूत्र होता है KQ बटा R स्क्वायर। तो ये हम तीव्रता मान ली है हमने E1, तो KQ बटे R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये तीव्रता आ जाएगी इसके कारण, प्लस क्यू के कारण। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो हम यहीं पे लिख सकते हैं E1 सदिश बराबर
के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पीछे आर कैप लगा देंगे। तो ये हो गई आपके सदिश रूप में तीव्रता समीकरण एक। इसके कारण यहाँ तीव्रता, इसके कारण यहाँ तीव्रता निकालते हैं। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तीव्रता क्या होगी, माइनस क्यू के कारण सूत्र वापस, तो E2 बराबर हो जाएगा के क्यू बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी यही होगी, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही आ जाएगी, होल स्क्वायर के कारण हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सदिश रूप में लिखना चाहे तो E2 सदिश बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर कैप। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या पता चल गया आपको कि E1 सदिश और E2 सदिश आपस में क्या है, बराबर है। हम इसको समीकरण 3 दे देते हैं। ये इसके कारण यहाँ पे तीव्रता ये आ गई समीकरण 1, इसके कारण यहाँ तीव्रता आ गई समीकरण 2। अब पिछली बार अक्ष में तो हमने क्या किया था, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को जोड़ा था, क्योंकि वो दोनों एक ही दिशा में या विपरीत थी इसलिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कोणों पर है, इसीलिए हमने घटकों का वियोजन किया है और चित्र थोड़ा इतना मतलब डेंजर बन गया है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है। घटकों का वियोजन किया तो E1 का क्षैतिज घटक ये हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया, E2 का क्षैतिज घटक ये हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया। समीकरण 3 हमें क्या कह रहा है, समीकरण 3 कह रहा है E1 और E2 दोनों बराबर है, E1 और E2 दोनों बराबर है, इसका मतलब साइन घटक एक नीचे है एक ऊपर है, E1 E2 बराबर हो गए, इसका मतलब साइन घटक तो दोनों विपरीत होने का निरस्त हो गए, लेकिन कॉस घटक एक ही दिशा में है, इसीलिए यही आपस में जुड़कर क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता को ज्ञात करवाएंगे। तो अब परिणामी तीव्रता जो निकलेगी वो किसके कारण निकलेगी, लिखेंगे परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता जो हो जाएगी वो हो जाएगी E सदिश बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों जुड़ के ही परिणामी तीव्रता को ज्ञात करवाएंगे। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समीकरण 3 कह रहा है E1 और E2 बराबर है, ये यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएंगे, वो E1 ही हो जाएंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो E सदिश बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला आ गया है। अब इस फॉर्मूले में हम ये E1 का भी मान रखते हैं और ये cos थीटा भी ज्ञात करके, चित्र से cos थीटा ज्ञात करके हमें रखना पड़ेगा, तो E हमारा निकल जाएगा। अब E1 का मान तो हमने पहले से निकाल रखा है, देख लीजिए आप, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर कैप, लेकिन ये cos थीटा हम कहां से लाएं, cos थीटा चित्र में से लाना पड़ेगा। थीटा ये है, चित्र ये देखो, एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं OPB में, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज OPB में। अब cos थीटा कैसे निकाला जाता है, लाल बटा का सूत्र याद होगा आपको, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, वहां से cos थीटा निकलता है। तो देखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, अब आधार ये कोण थीटा है, सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार क्या है a और कर्ण क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर a बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके cos थीटा आ गया। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 5। अब क्या करना है, समीकरण 1 से और समीकरण 5 से दोनों ही मान किसमें रखने हैं, 4 में रखने हैं, तो रखते हैं अपन, ध्यान से देखना। इसको मिटा के कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 से और 5 से मान 4 में लिखेंगे, समीकरण 1 व 5 से मान
4 में, तो 4 में मान रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ई सदिश बराबर 2E1, तो 2E1 मेरा KQ बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आर के बाद में लगाएंगे cos थीटा, तो ये आ जाएगा A बटे रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और पीछे R के अब लगा देंगे। ये आपके जो है सब मान मैंने रख दिए। अब इन मानों को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं, तो ध्यान से देखना। ऊपर 2AQ, 2AQ को हम क्या लिखा करते हैं, P लिखा करते हैं। क्यों, द्विध्रुव आघूर्ण, तो पीछे लिख सकते हैं 2AQ बराबर तो P होता है, रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा K और पास में P आ जाएगा। नीचे एक रूट में है, एक बगैर रूट में है, तो क्या हो जाएगा, घात 3/2 हो जाएगी। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 R कैप। अब वही शर्त वापस लगाते हैं जो पहले अपने लगाई थी, क्या कि R जो है वो A की तुलना में बहुत बड़ा है। R जो है ना इस A की तुलना में बड़ा है, तो लिखेंगे R A की तुलना में बड़ा है, तो R स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से। इसको हम लगभग नगण्य मान लेंगे, तो 0 मान लीजिए। तो ये अगर यहाँ रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, E सदिश बराबर KP बटे R स्क्वायर ही बचा और पावर 3/2 R कैप, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। E सदिश बराबर KP बटे R क्यूब। मैंने कहा था परिणामी की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, इसीलिए यहाँ पे सदिश रूप में लिखते समय माइनस का निशान लगाया जाएगा। तो ये जो है आपके अक्ष के निरक्ष के ऊपर, अक्ष के ऊपर पहले निकाली थी, निरक्ष के ऊपर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो आई थी 2kp बटा R क्यूब। तो ये है kp बटा R क्यूब। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 6। ये हमारे हो जाएगी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने दोनों से क्या देखा कि अक्ष के ऊपर जो तीव्रता होती है वो निरक्ष की तीव्रता का दुगुना होती है, ठीक है ना, ये उसकी आधी है वो दुगुनी है। तो ये था हमारा दूसरा डेरिवेशन आज का। ये दोनों डेरिवेशन निबंधात्मक प्रश्न में आने के लायक है, अतः इनको ध्यान से समझना पढ़ना, ठीक है। अब इस पाठ का अंतिम डेरिवेशन एक बचा है, वो कर लेते हैं, फिर पाठ हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगला डेरिवेशन है अब एक द्विध्रुव जो है वो किसी समविद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा हुआ है, तो वहां पर उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण काम करता है वो हमें निकालना है। तो अगले डेरिवेशन का नाम है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण माने एक समविद्युत क्षेत्र है और उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण काम कर रहा है वो हमें ज्ञात करना है। चित्र देखिए, समविद्युत क्षेत्र, पहले समविद्युत क्षेत्र बनाते हैं। समविद्युत क्षेत्र क्या होगा, जहां पर जो बल रेखाएं होगी वो सब एक समान होगी और सभी स्थानों पर जो विद्युत का मान होगा वो एक समान होगा। ये हमारा मैंने सीधी सीधी लाइनें खींची है, यूं समझ लीजिए ये समविद्युत क्षेत्र E है। इसमें एक द्विध्रुव, मैं एक द्विध्रुव जो है वो किसी कोण थीटा कोण पर स्थापित कर देता हूं। ये इसका मध्य बिंदु वो हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया, ये माइनस क्यू आवेश हो गया। इस बिंदु को ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। ये एक द्विध्रुव हो गया। आप जानते हो यहां से यहां तक की दूरी 2a होती है। तो एक द्विध्रुव जो है वो समविद्युत क्षेत्र के अंतर्गत थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। तो अब ये थीटा कोण पर स्थित है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना।
जब ये ऐसे स्थित है और बल रेखाएं ऐसे जा रही है सीधी, तो ये बल रेखाएं इसके ऊपर बल लगाएगी, और जब बल लगाएगी तो ये प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश में हमने पढ़ा था कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल रेखाओं की दिशा सदैव एक होती है। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा उसकी दिशा इस प्रकार से होगी, तो वो बल हो जाएगा F बराबर QE, ये बल हो जाएगा। और ये है माइनस, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा तो उधर है, लेकिन इसके द्वारा बल की दिशा जो हो जाएगी वो विपरीत आ जाएगी, तो वो हो जाएगा F बराबर माइनस का QE सदिश। तो दोनों में आप देख रहे हो कि दोनों के ऊपर लगने वाले बलों की दिशा विपरीत है, जिसके कारण क्या होगा, ये सिरा तो इस ओर गति करने को प्रवृत्त होगा और वो सिरा उस ओर गति करने को प्रवृत्त होगा, जिसके कारण ये जो द्विध्रुव है ये इस मध्य बिंदु O के सापेक्ष घूर्णन गति कर सकता है, करेगा। अतः इसके ऊपर लगने वाले बल को बल आघूर्ण कहेंगे। और बल आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र हमने गत वर्ष 7वें पाठ में पढ़ रखा है। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा, बल इंटू आघूर्ण भुजा, ये बल आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब बल तो पता चल गया Q है, QE है, एक तो प्लस इधर है तो प्लस में है और उधर है तो माइनस में है, तो बल तो पता है। आघूर्ण भुजा कैसे निकाल, आघूर्ण भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दोनों जो सिरे होते हैं ना, उन दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी होती है, उसी लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको सी बिंदु नाम है, ये काल्पनिक हमने मानी है। तो ये जो दूरी होगी इसको हम आघूर्ण भुजा कहेंगे, ये हमें याद करनी है। आप देख लो एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, और त्रिभुज में ये समझ लीजिए ये कौन थीटा है, ये भी लगभग थीटा ही होगा, ये लंब हो गया। और त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करते हैं, साइन ज्ञात करते हैं, साइन थीटा। तो हम इस त्रिभुज को मानते हैं पहले, तो करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में लंब ज्ञात करना, मैंने साइन थीटा ज्ञात करेंगे, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, लंब कौन है, BC, तो लिखेंगे BC, और कर्ण कौन है, ये दूरी 2a हो गई, तो 2a, यहाँ से BC ज्ञात करेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 2a sin थीटा। तो आघूर्ण भुजा आपकी ज्ञात हो गई है, और वो हो गई है 2a sin थीटा। बल ज्ञात है, आघूर्ण भुजा ज्ञात हो गई, दोनों के मान वहां रख दो। बल आघूर्ण को टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर बल का मान QE और आघूर्ण भुजा आ गई 2a sin थीटा। ध्यान दीजिए 2AQ को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, पास लिखते हैं, चूंकि स्मॉल p बराबर 2AQ होता है, तो ये मान रखते हैं यहाँ पे। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, यही बल आघूर्ण का सूत्र होगा। तो एक समविद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा है तो उसके ऊपर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो ये होगा, PE sin थीटा। समीकरण नंबर 2 निकल गया। अगर इसे सदिश रूप में लिखना है, तो पास में लिख देते हैं सदिश रूप में। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में टॉर्क सदिश बराबर साइन थीटा है, मैंने ये सदिश गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा, P सदिश क्रॉस E सदिश। आप जानते होंगे लास्ट ईयर ये भी पढ़ा हुआ है, सदिश गुणनफल में क्रॉस आता है और अदिश गुणनफल में डॉट आता है, सदिश गुणनफल में साइन आता है, अदिश गुणनफल में कॉस आता है। तो ये इसका सदिश रूप हो गया, ठीक है ना। इसमें दो स्थितियां लगाई जा सकती है, कौन कौन सी, अगर थीटा हम 0 मान लें तो स्थिति पहली, स्थिति नंबर 1, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा को अगर 0 मान लें, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो साइन का मान क्या हो जाएगा, 0, साइन थीटा जो है वो साइन का मान क्या आ जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और 0 होते ही टॉर्क का मान क्या आ जाएगा, यहाँ रखते ही 0। इसका मतलब द्विध्रुव के ऊपर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा जब वो इस तरह से है, इस तरह से माने थीटा बराबर 0 डिग्री पर है, माने
बल रेखाओं की दिशा और द्विध्रुव की दिशा दोनों समान है और उनके बीच में कोई कोण नहीं है, तो उनके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य प्राप्त होगा। लेकिन सेकंड स्थिति, जब थीटा का मान 90 डिग्री कर दिया जाए, 90 डिग्री करते ही साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, और साइन 90 1 होती टॉर्क का मान क्या आ जाएगा पी, मतलब 90 माने ऐसे खड़ा है द्विध्रुव और बल रेखा ऐसे सब जा रही है, तो सब इसके ऊपर बल लगाएगी, तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्या होगा अधिकतम होगा, और वो कितना होगा पी होगा, ये मान मैक्सिमम होगा और ये मान मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से एक द्विध्रुव जब समद्विध्रुव क्षेत्र में स्थित है तो इसके ऊपर कार्य करने वाला बल आघूर्ण पी साइन थीटा सदिश रूप में पी क्रॉस ई सदिश होगा, और वो दो स्थितियां हैं। यहाँ पर जाकर हमारा ये चैप्टर पहली यूनिट का पहला चैप्टर और दूसरा 12वीं का पहला चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अगर कहीं भी समझ में कुछ भी नहीं आया है तो बता पाएंगे आप। यहाँ तक अपने ये खत्म हो गया है। अगली क्लास से अपन सेकंड चैप्टर गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग संबंधी शुरू करेंगे। धन्यवाद।